अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 14। रोशन दिन की धूप हर तरफ फैली हुई थी। जमाल अपने बेडरूम में सोया हुआ था। उसकी आंख खुली तो अगले ही चंद लम्हों में उसे रात के मनाजिर याद आ गए। वो फौरन ही अपने बेड से उतरा और फोन की जानिब बढ़ा। उसे उन बच्चों के बारे में बेहद तशवीश थी। वो सब अस्पताल तो पहुंचे थे, बच्चों की फौरी तौर पर ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई थी, लेकिन रात गए तक उन्हें होश नहीं आया था। वो इंतजार करता रहा यहाँ तक कि उन्हें होश तो आ गया, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब वो वापस आ गया था। अब वो उनका पता करना चाहता था। उसने इंस्पेक्टर मंसूर का नंबर मिलाया। थोड़ी देर तक बेल जाती रही, लेकिन कॉल पिक नहीं की गई। तभी उसने फोन रखा और जल्दी से तैयार होने लगा। वो तैयार होकर लाउंज में आया तो वहाँ उसकी मामा बैठी हुई थी। बेटा खैरियत, ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, जहाँ रात वो बच्चे एडमिट थे, उसने बेकरारी से जवाब दिया। तो मामा ने उसके जज्बात समझते हुए कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। ठीक है मामा, मैं दादाजी से मिलकर आता हूँ। कहाँ है वो? उसने खुद पर काबू रखते हुए पूछा। वो लैब में है, मामा ने बताया। तो वो लैब की जानिब चल पड़ा। वो लैब में दाखिल हुआ तो दादा अपने मुताले की मेज पर बैठे हुए कुछ कागजात में खोए हुए थे। वो खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गया। दादाजी उसका एहसास पाकर चौंके, फिर उसकी तरफ देख कर अपनी ऐनक उतारते हुए बोले, रात तुम देर से आए थे? जी देर हो गई थी, उसने कहा और इख्तिसार से सारी रोदात बयान कर दी। ओ, तो मार्टिन पकड़ा गया, उन्होंने सोचते हुए लहजे में कहा और दोनों हाथों के अंगूठे से अपनी आंखों को हल्के हल्के दबाने लगे। ये इनकी थकन का इजहार था। चंद लम्हे यूं आंखों को दबाते रहने के बाद पुरसकून लहजे में बोले, कुछ बताया उसने? किस बारे में? जमाल ने तजस्सुस से पूछा। नीली रोशनी के बारे में, दादाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। वो जख्मी हो गया था, उसे भी अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन मुझे बच्चों की फिक्र थी, मैं उन्हीं के पास रहा था, उसने धीमे से लहजे में बताया। ओह ठीक है, क्या बना बच्चों का? उन्होंने तजस्सुस से पूछा। उन्हें होश आ गया था, लेकिन उनकी हालत इतनी बेहतर नहीं थी। उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद भी किया था। वो अस्पताल ही में थे, उसने दुख भरे लहजे में कहा। पता कर लेना था ना, फोन कर लेते, दादाजी ने कहा। वो मैंने फोन किया था, लेकिन इंस्पेक्टर अंकल ने फोन ही पिक नहीं किया। अब मैं वहीं जा रहा हूँ, उसने बताया। तो वो जमाल के चेहरे पर देखते हुए बोले, मैं भी उस नीली रोशनी पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत समझ में आ गया है मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। कामयाब मतलब? उसने उलझते हुए पूछा। यही कि इस नीली रोशनी से इंसानी जिस्म को जो नुकसान पहुँचता है, इससे बचाव कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ मरकजी तजर्बागाह में भी भेजा हुआ है, उसी रिपोर्ट का इंतजार है बस, उन्होंने बताया। मैंने अपनी कैफियत बताई थी ना, ये हवास मख्तल कर देती है और आसाब को जकड़ लेती है। यूं लगता है जैसे बदन में कुव्वत ही ना रही हो, जमाल ने कहा। हाँ, ऐसा ही होता है, ये सेल्स भी तोड़ फोड़ देती है। वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकते। दादाजी ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। मुमकिन है वो मजीद बात करते कि मामा की आवाज आई, जमाल बेटा नाश्ता कर लो। ओके दादाजी, मैं फिर आता हूँ, जमाल ने उठते हुए कहा। हाँ, मार्टिन जो मालूमात दे वो मुझे जरूर बताना, दादा ने कहा और सामने पड़े कागजात की तरफ मुतवज्जो हो गए। जमाल नाश्ता कर चुका तो मामा ने उसे ड्राइवर के साथ कार में अस्पताल भेजा। कार मुख्तलिफ सड़कों पर से होती हुई अस्पताल जा पहुंची। ड्राइवर बाहर ही रुक गया। वो सीधा उस शोबे में चला गया जहां बच्चों को रखा हुआ था। इंस्पेक्टर मंसूर वहीं मौजूद था। उसके पास चंद लोग खड़े हुए थे, वो भी उनके पास जाकर रुक गया। वो सब लोग बच्चों के वालिदैन थे। वो इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि उनके बच्चे बाजियाब हो गए हैं। वो बात कर चुके तो जमाल ने इंस्पेक्टर मंसूर से पूछा, अंकल अब बच्चों की तबीयत कैसी है? सभी ठीक हैं और अभी अपने घर चले जाएंगे, उसने चमकती हुई आंखों से कहा। फिर उन सब लोगों की तरफ देख कर बोला, ये है जमाल, इसी ने। उसने कहना चाहा, लेकिन जमाल ने उसका फिक्रा पूरा ही नहीं होने दिया। उससे पहले ही बोला, मैं रात भी बच्चों के पास था, अंकल फोन पिक नहीं कर रहे थे, सो मैंने सोचा खुद जाकर पता करूं। क्यों अंकल, आप फोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे? उसके यूं कहने पर इंस्पेक्टर समझ गया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिजी था, मुझे पता नहीं चला। ओके, जमाल ने कहा।
तो वो बच्चों के वालिदैन की जानिब मुतवज्जह हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों रह गए तो जमाल ने पूछा, अंकल मार्टिन कहाँ है? उसे रात ही तरबियती मरकज शिफ्ट कर दिया गया था, मुझे उससे मिलना है, जमाल ने कहा। तो चलो वहीं चलते हैं, उसने कहा। तो वो दोनों अस्पताल से निकलते चले गए। बाहर निकलकर जमाल ने ड्राइवर को कार लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो तरबियती मरकज पहुंच गए। वहां जाते ही उसने इंस्पेक्टर मंसूर से पूछा। इसने बताया उस नीली रोशनी के बारे में। वो अपनी जबान नहीं खोल रहा, लगता है उसके साथ कुछ खुसूसी सलूक किया जाएगा। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं देखता हूँ। जमाल ने धीमे से कहा, तुम भी कोशिश करके देख लो, उसने कांधे उचकाते हुए कहा। चंद मिनट बाद उसे मार्टिन के पास पहुंचा दिया गया। मार्टिन एक कमरे के बोसीदा फर्श पर उल्टा पड़ा हुआ था। आहट पाकर उसने सर उठाकर देखा, फिर जमाल को देखकर तेजी से उठने की कोशिश की तो उसकी कर्राहें निकल गईं। उसकी रान से गोली तो निकाल दी गई थी, लेकिन जहां पट्टी बंधी हुई थी वहां घाव की वजह से खून दिखाई दे रहा था। जमाल उसकी तरफ देखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा, फिर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को चंद लम्हे देखते रहे। तभी जमाल ने तंजिया लहजे में पूछा, कहो मार्टिन कैसे हो? मेरी जरा सी गलती मुझे ले डूबी। मैंने सोचा तो था कि खिड़की से कोई आ सकता है, लेकिन नामुमकिन। तुम्हारे लिए डॉक्टर विलियम ऐसे ही नहीं तड़प रहा। मैं तुझे मान गया। वो कराहते हुए बोलता रहा, मेरी तारीफें करना छोड़ो और मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जमाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। पूछो, उसने बेचारगी से कहा। मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सोच लेना, ये झूठ न हो, इसकी सजा मिलेगी। अगर सच बता दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक भी हो सकता है। जमाल ने सर्द लहजे में उसे सरजनिश करते हुए कहा, तुम पूछो, मैं बता दूंगा। उसने कराहती आवाज में कहा, नीली रोशनी वाली बीम कहाँ से ली थी? जमाल ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे अंदाजा था कि तुम यही सवाल करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी है, उसने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। तो जमाल खामोश रहा। वो उसके चेहरे पर देखता रहा। मार्टिन ने तवील सांस लिया और बोला, तुम्हारे इसी मुल्क में, इसी शहर में एक तंजीम है जो इसी नीली रोशनी पर काम कर रही है। मैंने उनसे एक सौदा किया और बीम ले ली। मेरे ही मुल्क और मेरे ही इसी शहर में। क्या वो गैर मुल्की हैं? जमाल ने तहम्मुल से पूछा। कुछ गैर मुल्की हैं और कुछ तुम्हारे अपने ही मुल्क के लोग हैं, उसने सुकून से कहा। क्या तुम उनके बारे में बता सकते हो? उसने पूछा। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं। मुझे नीली रोशनी वाली बीम चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। वो कैसे मिली? जमाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मुझे तुम्हारे बारे में पूरी तरह ब्रीफ किया गया था कि तुम कैसे हो। इस पर मैंने सोचा कि तुम्हें किस तरह काबू में किया जा सकता है। जाहिर है मुझे कोई ऐसी शय चाहिए थी जो तुम्हें दूर ही से काबू में कर ले। सो मेरा ध्यान उसी नीली रोशनी की तरफ गया। मैं जानता था कि कुछ लोग उस पर तजर्बा कर रहे हैं। मैं उनसे मिला, उन्हें एक बड़ी रकम देकर ये बीम हासिल की। मार्टिन ने बड़े आराम से बता दिया। तुम्हें बीम यहाँ से मिली, वो बताओ कैसे? जमाल ने सख्त लहजे में कहा। मैं जब यहाँ आकर होटल में पहुँचा तो 1 घंटे बाद वो बीम मुझे एक पैकेट के जरिए पहुँचा दी गई। वेरी सिंपल, उसने लापरवाही कैसे अंदाज में कहा। मुमकिन है ये बीम वो काम न करती जिसके लिए तुमने हासिल किया था। क्या तुमने इसका पहले तजर्बा किया था? जमाल ने तजस्सुस से पूछा। वैसे मुझे उन पर एतमाद था, लेकिन मैंने फिर भी एक आदमी पर तजर्बा किया। वो चंद घंटे बेहोश रहा। वो अपनी रो में कह गया, ठीक है, तुम एक बार फिर सोच लो। क्या तुमने मुझे सब सच बता दिया है? जमाल ने तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछा। हाँ, मैंने सच बता दिया, उसने कहा। तो उसी लम्हे कर्नल इफ्तिखार कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही पूछा, क्या सच बताया इसने? तब जमाल ने उससे होने वाली बातें बता दी। उन्होंने गौर से सारी बात सुनी, फिर इंतहाई संजीदगी से बोले, ये शख्स अब भी झूठ बोल रहा है। इसके यहाँ इन लोगों से राब्ते हैं, ये उन्हें जानता है। मैं सच, मार्टिन ने कहना चाहा तो कर्नल धाड़ते हुए बोला, शट अप यू बास्टर्ड। तुमने जुर्म किया ये अलग बात है, लेकिन तुमने बच्चों को पकड़कर उनकी ढाल बनाई। ऐसा काम इंसान नहीं हैवान करते हैं। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब तुम जमाल से ये भी झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें उन लोगों का पता नहीं। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मार्टिन तेजी से बोला। मगर कर्नल ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जमाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन लोग हैं और हमें कहाँ से मिल सकते हैं। फिर इसे आकर बताता हूँ कि ये कितना सच बोल रहा है। इनके यूं कहने पर वो कर्नल की तरफ हैरत से देखने लगा। लो मार्टिन, मैं अभी आता हूँ, जमाल ने सर हिलाते हुए कहा और कर्नल के साथ चल पड़ा। वो वहीं आ गए जहाँ कर्नल बैठता था। कुछ देर बाद वो बोले,
मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अभी ये मैंने किसी से नहीं कही। जी बताएं, जमाल ने पूरी तवज्जो के साथ उन्हें देखते हुए कहा। वो लोग जो रात पहाड़ी इलाके से यहाँ पहुँचाए गए हैं, उनमें से 2 लोग बड़े अहम हैं। उन्होंने हमें बताया है कि पहाड़ी इलाके में ही कहीं इन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई है। ये वहीं तजर्बे कर रहे हैं। मुमकिन है ऐसा ही हो, उसने सोचते हुए कहा। इसकी एक वजह है, ये जो नीली रोशनी है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसका तजर्बा वीरान और सख्त जगह पर ही हो सकता है। मैंने रात से काफी सारे बंदे इस काम पर लगाए हैं। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक हमें इस जगह से कुछ भी नहीं मिला है। कर्नल ने मायूसी से कहा। किस जगह से? जमाल ने पूछा। उसी जगह से जहाँ की निशानदही उन दोनों लोगों ने की है। वो मार्टिन के साथ वहाँ पर गए थे, उन्होंने बताया। हाँ, रात एक बंदे ने बताया था। ये कहते हुए अचानक जमाल को याद आ गया, उसे वो 3 रोशन नुक्ते याद आ गए। वो समझ गया कि वहाँ कोई ऐसा राज जरूर है जिसकी वजह से वो जगह उन्हें मिल नहीं रही। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। मतलब जो लोग उस मकाम को तलाश कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? उसने उलझते हुए पूछा। जाहिर है खुफिया अंदाज में कर रहे हैं। अगर वहाँ वो हुए और हेलीकॉप्टर वगैरह ले गए तो वो अलर्ट हो सकते हैं, कर्नल ने कहा। तो वो सोचते हुए बोला, आप ऐसा करें, तारिक और शहजोर को बुलवाएं, हम फिर वहीं जाएंगे। ओह, कर्नल के मुंह से बेसाख्ता निकला। मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें वहीं तलाश करना चाहिए, जमाल ने कहा। ठीक है, कर्नल ने कहा और अपना सेल फोन निकाल लिया।